हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट्स के फर्स्ट यूनिट यानी फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपके छोटे सवाल भी आ जाते हैं 5 नंबर के और बड़े सवाल भी आ जाते हैं 10-15 नंबर के। तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। किसी भी हाल इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जाना है। इस वीडियो में हम लोग खाली कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे, यानी कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है या किसी कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसके लिए आप मेरे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स में जा सकते हैं। सारे लेक्चर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं और सारे लेक्चर्स में आपकी सुविधा के लिए टाइम स्टैम्प्स भी डले हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे हम लोग बेसिकली सोल प्रोप्राइटर्स के फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, वो क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो यहां पे हम जो फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे ना, वो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ट्रेडर्स मतलब वो लोग जो सामान एक तरफ खरीदते हैं और दूसरी तरफ बेचते हैं। ठीक है, तो खरीदना बेचना करते हैं जो, उनको हम बोलेंगे ट्रेडर्स। तो उनकी हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ये लोग क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं, क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है वो निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। और फाइनली फिर आपकी बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 3 खाते आपको बेसिकली बनाने आने चाहिए। अच्छा, जब मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूं, जब हम क्यूमुलेटिवली इन दोनों की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिवली हम इनको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम क्यूमुलेटिवली क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। सिमिलरली बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट, राइट। ओके, इसके साथ इस चैप्टर में हमको इन फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन के साथ इसकी कुछ रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी कवर करने होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो आपके बड़े सवाल आते हैं एग्जाम में 10 नंबर के 15 नंबर के, उनमें ये मेन फोकस जो उनका रहता है वो रहता है एडजस्टमेंट्स पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली हम निकालते हैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे, हाउ डू वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। और अगर ये आंसर माइनस में आ जाए, अगर ये आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ठीक है, अच्छा, नेट सेल्स का क्या मतलब होता है, नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, ज्यादा अच्छा और टेक्निकल नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स। अच्छा, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का। अब नेट परचेसेस जब यहां पे बोल दिया तो अगेन नेट परचेसेस का क्या मतलब होता है, परचेसेस माइनस परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का ज्यादा अच्छा टेक्निकल नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, जब मैं यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता हूं, यहां पे जब मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो इनके कुछ हमें बेसिक एग्जांपल्स पता होने चाहिए, जो एग्जॉस्टिव नहीं है बट एग्जांपल्स जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप ताकि उनको आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कि नहीं है। तो पहला होता है आपका फ्रेट या कैरेज इनवर्ड्स। फोकस करना शब्द पे इनवर्ड्स। तो फ्रेट या कैरेज के साथ अगर इनवर्ड्स वर्ड चिपका हुआ दिख जाए तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली वेजेस, वेजेस भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर सवाल में आपको वेजेस एंड सैलरी करके कहीं दिख जाए, ठीक है, अगर वेजेस एंड सैलरी करके दिख जाए तो इसको आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह मानना है। ठीक है, तो पहला शब्द क्या आ रहा है, वेजेस आ रहा है इस पूरे उसमें, अकॉर्डिंगली हम इसको वेजेस की तरह ही ट्रीट करके डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। तो खाली वेजेस लिखा हो तो वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ही है, अगर साथ में वेजेस एंड सैलरीज करके लिखा है तो उस केस में भी आपको उसको डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका
कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। गैस, वाटर, फ्यूल, पावर, इस तरह के जो खर्चे होते हैं ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऑल दो यहाँ पे आपको डालना नहीं चाहिए उसने, क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, बट फिर भी अगर आपको दिख जाए तो आपको परेशान नहीं होना, इसको आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना है। अच्छा, अगर कोई प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी है तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगेन ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, तो यहाँ पे उसको पूछना नहीं चाहिए। तो ज्यादातर जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं वो फ्रेट आता है, वेजेस आता है, कस्टम ड्यूटी हो गई है ना, या फिर ये फ्यूल वगैरह के खर्चे हो गए, ये सारे आपके ज्यादातर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर खर्चे आते हैं। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में, वो पढ़ के आप समझ जाओगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? तो पहले हमें प्रॉपरली हेडिंग डालनी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो भी एंटिटी का नाम है फॉर द ईयर एंडेड। ये कोई बच्चा नहीं लिखता भाई, फॉर द ईयर एंडेड, बट ये आपको लिखना है ना। अगर आपका सवाल है 31 मार्च 2022 का, तो आप पूरा लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, तो प्रॉपरली हेडिंग डालनी है भाई, इसी से तो आप इंप्रेशन क्रिएट करोगे अपने एग्जामिनर पे। इन छोटी छोटी चीजों से तो आपका एग्जाम जो एग्जामिनर है वो आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन ले पाएगा। ठीक है जी, ओके। अब ये जो आपका अकाउंट बनता है नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट बनता है, और ये आपने बचपन में भी पढ़ रखा है, तो आपके लिए ऐसा कुछ नया नहीं है। तो फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो डेबिट साइड पर हम सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं टू नेट परचेजेस, हम नेट परचेज लेते हैं। नेट परचेजेस मतलब क्या हुआ? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ इंडिविजुअली करते हैं। अगर वेजेस है तो वेजेस अलग से लिखोगे, है ना। फ्रेट इनवर्ड्स है तो फ्रेट इनवर्ड्स अलग से लिखोगे, एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, क्रेडिट साइड पे आता है सबसे पहले बाय सेल्स करके, और यहाँ पे भी हम नेट सेल्स लेते हैं। तो नेट सेल्स मतलब अगर ग्रॉस सेल्स दे रखी है तो ग्रॉस सेल्स अंदर लिखोगे और माइनस सेल्स रिटर्न करोगे अंदर, और बाहर आप नेट सेल्स लिखोगे। और फिर फाइनली आपका आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। बस इतनी चीजें आती है और कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स की भी कुछ एक दो चीजें यहाँ पे आ सकती है, बट वो जब मैं एडजस्टमेंट्स आपके साथ रिवाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो वहां बता दूंगा। यहाँ भी हम उसको यहाँ पे लेके नहीं आएंगे अननेसेसरी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आपका मेजरली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का वो यही है। ओके, अब ये करने के बाद अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बचेगा तो उसको हम बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और खुदा ना खास्ता अगर बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड पे बच गया तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट का होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। सिमिलरली ग्रॉस लॉस को भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी मैं आपको एंट्रीज भी दिखा दूंगा इसकी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट होता है ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इसी के साथ इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्लोजिंग एंट्रीज भी पूछ सकता है, छोटे सवाल में और बड़े सवाल में भी पूछ सकता है, बट क्लोजिंग एंट्रीज आपसे पूछा जा सकता है। और आपके स्टडी मटेरियल में क्लोजिंग एंट्रीज के क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए आपको क्लोजिंग एंट्रीज पता होनी चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आपकी क्या क्या क्लोजिंग एंट्रीज होती है। तो बेसिकली आपको ऐसा कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। जो ये फॉर्मेट आपने दिमाग पे बना रखा है आपने, इसी को आपको जर्नल फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट। इसी को आपको जर्नल में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री करोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, सिंपल। सिमिलरली परचेजेस के लिए, अब परचेजेस के लिए ध्यान से लिखना, परचेजेस के लिए ध्यान से एक बार समझ लेना कैसे एंट्री होती है। एंट्री मैंने लिखी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या सीखा भाई? हमने सीखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है? नेट परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है आपकी नेट परचेजेस, मतलब नेट ऑफ परचेज रिटर्न। तो सपोज आपकी टोटल 100 रुपए की परचेज थी, जिसमें से 20 रुपए की तो परचेज रिटर्न थी, तो 80 रुपए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो बस इसी को जर्नल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर रखा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम 80 से डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न को हम 20 से डेबिट करेंगे, और परचेजेस को हम लोग 100 रुपए से क्रेडिट करेंगे। तो ये जर्नल एंट्री कुछ नहीं है। ये जो इनर कॉलम में हम ये जो काम करते हैं ना, ये टू परचेज करके ग्रॉस फिगर लिखते हैं और उसमें से माइनस करके परचेज रिटर्न दिखाते हैं, तो यही चीज हम जर्नल में कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली यही काम यहां पे हो रहा है। ठीक है, बट इस जर्नल एंट्री को आप ध्यान रखना। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होती है? तो बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन यहां पे इंडिविजुअली लेना होगा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट सेल्स की, अब सेल्स की भी बिल्कुल उसी फॉर्म में, सेल्स की भी उसी फॉर्म में एंट्री हमें सोचनी है। एंट्री देखो क्या लिखी हुई है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो यहां पे भी हमने यही सीखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो फाइनली सेल्स की फिगर जो क्रेडिट होती है वो होती है नेट सेल्स, दैट इज
नेट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो अगर आपकी 100 रुपीज की सेल थी, उसमें से 20 रुपए की सेल्स रिटर्न थी, तो नेट सेल्स आपकी 80 रुपीज की होगी जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 20 रुपए, टू ट्रेडिंग अकाउंट 80 रुपए। तो ये भी हम वही काम कर रहे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये बाय सेल्स करके ग्रॉस फिगर लिखते हैं और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं और बाहर नेट सेल्स दिखाते हैं। बस यही काम हम लोग जर्नल फॉर्म में कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसकी भी थोड़ी जनरल एंट्री आप लोग केयरफुली पढ़ लेना, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, लास्ट आपकी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो उसकी क्या एंट्री हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। उसके बाद सब कर आने के बाद अब आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो आप निकालते हो उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इनका कोई लेजर अकाउंट नहीं खुलता कभी भी। ठीक है, ऑल्दो हम अपने अकाउंट में इसको ऐसे लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ग्रॉस लॉस, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का कोई लेजर खोल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में इन रियलिटी हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, हम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो जर्नल लिखते वक्त आपको कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट या ग्रॉस लॉस अकाउंट ये नहीं यूज करना, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कर लोगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं, तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो आप क्या करोगे, एंट्री, तो आपका दिमाग बोलेगा कि लिखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, बट ये एंट्री नहीं लिखनी है आपको एंट्री क्या लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली हम ग्रॉस प्रॉफिट उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली ग्रॉस लॉस है तो आपका दिमाग बोलेगा, आपका दिल बोलेगा एंट्री करने को कि ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट वो गलत है, वो एंट्री आपको नहीं करना, आपको दिल की नहीं सुननी, आपको थोड़ा लॉजिक की भी सुननी है। तो आपकी एक्चुअली में एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेसिकली यहां पे भी हम ग्रॉस लॉस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रीज होती है सारी क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में हमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करनी होती है, एक्स्ट्रा हमें थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू होता है वो होता है एट कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। वैसे ये आपको बताना तो बेकार है क्योंकि इसके ऊपर तो आप पूरा सेपरेट चैप्टर पढ़ते हो जहां पे आप इसके बारे में डिटेल डिस्कशन देखते हो कि कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्या होती है, कैसे हम लोग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर को लेके चलते हैं, सब कुछ आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, बट रिलेटेड चीज है इसलिए आपको हमेशा चीज दिमाग में याद रखनी है। ध्यान क्या रखना है आपको, बेसिकली यहां पे वो है नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो क्या लिखा है, जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इट इज गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाउएवर इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट मींस इट हैज बीन एडजस्टेड दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज एज पर द फॉलोइंग जनरल एंट्री। तो बेसिकली क्या फंडा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर वो बताएगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख जाए तो परेशान नहीं होना। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में से एडजस्ट कर रखा है। हमने क्लोजिंग स्टॉक को किससे एडजस्ट कर रखा है, परचेज में से एडजस्ट कर रखा है। तो क्या एंट्री हमने एक्चुअली में कर रखी होगी, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इसका मतलब हमने ये वाली एंट्री कर रखी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो देखो हमने परचेज को क्रेडिट कर रखा है, बेसिकली मतलब हमने परचेज को क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट से कम कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ट्रायल बैलेंस में आपका परचेज अकाउंट आता है, जो ट्रायल बैलेंस में आपका परचेज अकाउंट दिख जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड परचेज, उसको हम लोग बोल देंगे एडजस्टेड परचेज क्योंकि इसमें से क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो केस क्या बन गया आपका, फाइनली क्रक्स बन गया, सारी डिस्कशन का क्रक्स क्या बन गया वो मैं बता देता हूं। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, फिर आप उसको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से क्रेडिट नहीं करोगे। फॉर्मेट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करना सिखाया हुआ है, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो आपको क्रेडिट नहीं करना। रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने परचेज में से माइनस का रखा है, ऑलरेडी इसका इफेक्ट हमने परचेज में डाल रखा है, तो हमको अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो होता क्या है इस क्लोजिंग स्टॉक का, वैसे हम एडजस्टमेंट्स में भी पढ़ते हैं ये, बट इस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग सिंपली बस बैलेंस शीट के अंदर एसेट के अंदर दिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो कहानी दिखाना, बोलो आप लोग बोलो मेरे साथ साथ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो परचेज में से ऑलरेडी एडजस्टेड है। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ये जोर से बोलो तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी चीज अच्छे से। चलिए,
ओके, क्वेश्चन इसके ऊपर बेसिकली हमने क्वेश्चन भी करा था, मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 1 था, बट ऑफ कोर्स हम लोग क्वेश्चन की डिस्कशन यहाँ पे अब नहीं कर रहे, उसके लिए आपको फिर डिटेल लेक्चर्स में ही जाना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं सारी। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सेकंड, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या बोला, हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। कैसे निकलता है ये, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और अगर ग्रॉस लॉस है तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये फॉर्मूला बन गया आपके नेट प्रॉफिट का। अच्छा, ये फिगर अगर माइनस में आ गई, ये फिगर अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव में आ गया, तो ऑफकोर्स ये क्या बन जाएगा, नेट लॉस बन जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझते होंगे। ओके, जब मैं यह इनडायरेक्ट इनकम बोल रहा हूं तो इनडायरेक्ट इनकम के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो देखो ये आपके सारे एग्जांपल होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना। ये सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं आपके इनडायरेक्ट इनकम्स के, ठीक है। सिमिलरली यहां मैंने आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोले, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, सिंपल है भाई, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सिंपल, है ना। तो जैसे वेजेस हमने डायरेक्ट एक्सपेंस बोले थे, बट सैलरीज क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पे भी सेम चीज ध्यान रखना, अगर आपके सवाल में सैलरीज एंड वेजेस करके वो दे दे, तो पहला शब्द सैलरीज का आ रहा है, तो इसको फिर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। तो वेजेस एंड सैलरी है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सिंपल आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर ऑफिस रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, इंटरनेट या टेलीफोन का खर्चा हो गया, ऑडिट फी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी खर्चे हो गए, पोस्टेज खर्चा हो गया, पोस्टेज एंड कुरियर, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट्स हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमने क्रिएट किया वो हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, या फॉर दैट मैटर डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन है वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट हैं, तो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए पढ़ के कि क्या चीज इनडायरेक्ट है क्या चीज डायरेक्ट है, जो कि आपको आ जाएगी अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रखी होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो अब आपको इस स्टेज पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैटेगराइज करने में, ठीक है। और आपने सवाल कर रखा होगा तो आप ऑलरेडी मेरी बात से एग्री भी कर रहे होंगे। चलिए, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे बनता है, तो अगेन यहां पे भी पहले प्रॉपर्ली हेडिंग डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी एंटिटी का नाम है दे रखा होगा सवाल में, फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना है आपको, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को साल खत्म हो रहा है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 पूरी प्रॉपर्ली हेडिंग डालनी है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपका नॉर्मल टी शेप टाइप का बनता है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को जो हमने ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, कैरी डाउन करके लेके आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये होता है आपका ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर ग्रॉस लॉस हुआ था आपका तो वो इधर कैरी डाउन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री, ठीक है। अच्छा, खर्चे सारे डेबिट, ठीक है, ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपके नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, ठीक है, दोनों भी। तो सारे खर्चे नुकसान आपके डेबिट होते हैं, सारे फायदे इनकम वगैरह रेवेन्यू वगैरह सब कुछ क्रेडिट होता है, ठीक है, सिंपल। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चे डेबिट हो जाएंगे सारे, ठीक है, इंडिविजुअली बस अलग अलग करके आपको दिखाने खर्चे, सैलरी का अलग से दिखाओगे, टेलीफोन का अलग से दिखाओगे, इंटरेस्ट का अलग से दिखाओगे, डेप्रिसिएशन अलग से दिखाओगे एंड सो ऑन, राइट। इनडायरेक्ट इनकम यहां पे क्रेडिट कर दोगे बाय इनडायरेक्ट इनकम करके, और यहां पे भी इंडिविजुअली दिखाओगे बाय इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव वगैरह वगैरह जो भी आपके इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड बचा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड बचा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट लॉस। तो बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस, और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होता है, ये चला जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपके साथ मैंने क्लोजिंग एंट्रीज डिस्कस करी, सिमिलरली यहां पे भी क्लोजिंग एंट्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या एंट्री होती है, सबसे पहले आप लोग क्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करते हो, उसकी एंट्री तो मैं ऑलरेडी बता चुका आपको ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज में, तो सेम एंट्री यहां पे बन जाएगी, राइट। अच्छा, और आपको एक ही बार पास करनी है, ऐसा नहीं कि आपको दो बार पास करनी है, एक ही बार पास करनी है आपको सारे
जो भी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज कर दी, फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर आपको आगे की एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो दो बार नहीं करनी, यहां दोबारा से लिखने का मतलब ये नहीं कि दो बार आपको करनी है ट्रांसफर की एंट्री, करनी एक ही बार है, बस रिलेटेड है, लिंक्ड है उससे, इसलिए यहां पे मैंने लिंक करके बस बता रखा है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स को ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली हम ट्रांसफर करते हैं, तो क्या एंट्री हो जाती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफ कोर्स इंडिविजुअली जो भी इनकम्स हैं आपकी। सिमिलरली हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी क्या एंट्री हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट। और फाइनली हमने क्या बोला था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कोई लेजर अकाउंट नहीं खुलता, तो इवन तो हम यहां पे टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस लिख देते हैं, बट इसका मतलब अपने दिमाग में कभी भी ये मत सोचना कि हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कोई अकाउंट खोल रहे हैं, नहीं। ठीक है, एक्चुअली में इन रियलिटी वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो जर्नल एंट्री जो आपकी बनती है वो अकॉर्डिंगली ये बन जाती है। नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा नोट है जो आपको ध्यान रखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रखा है और हमने अभी उसको इनकम टैक्स के कोई खर्चे के अकाउंट में डाल रखा है, हमने इनकम टैक्स के कोई खर्चे के अकाउंट में डाल रखा है, इनकम टैक्स अकाउंट समझ लो, राइट। तो अगर सोल प्रोप्राइटर का अपना कोई इनकम टैक्स है जो वो देता है, जो बेसिकली पे करता है, तो वो बेसिकली पर्सनल नेचर का होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो भी इनकम टैक्स आपको दिखेगा वो एक्चुअली में पर्सनल नेचर का खर्चा होगा प्रोप्राइटर का, राइट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम उसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में कोई इनकम टैक्स के अकाउंट नाम से आपको कोई खर्चा दिख जाए, तो आपको अपने आप से क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लाइक अ ड्रॉइंग। इसको ड्रॉइंग की तरह समझो, तो ड्रॉइंग से जैसे हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो इसी से इसको भी हमें कैपिटल से एडजस्ट कर देना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो इनकम टैक्स का खर्चा अगर दिखे तो आंख बंद करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत लेके आना, आपको करना क्या है, उसको आपको कैपिटल में से कम कर देना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आपके साथ हमने क्लोजिंग एंट्रीज डिस्कस करी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सिमिलरली आपकी कुछ ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, वो एंट्री जो हम पास करते हैं जो पिछले साल के आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस होते हैं, वो करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग ओपनिंग एंट्रीज पास करते हैं। इट मींस ट्रांसफरिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रीवियस ईयर एज ओपनिंग बैलेंस इन द करंट ईयर। तो आप जो एक्चुअली में एसेट अकाउंट बनाते हो, लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हो, तो ओपनिंग बैलेंस को लिखते नहीं हो, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, है ना। तो उसी का वही काम करने की जो आपकी एंट्री होती है उसी को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ये एक्चुअली में एंट्री है, ठीक है, सिंगुलर है। ओपनिंग एंट्री, एक एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी उसके जो भी बैलेंसेस है उसको हम लोग करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या बैलेंसेस है, आपके एसेट के बैलेंस होंगे तो एसेट अकाउंट हम लेके आएंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज को लेके आएंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल होगा, कैपिटल को भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और लॉजिकली सोचोगे ये एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली टैली होगी, ऑफकोर्स टैली होगी। ये बेसिकली ये क्या है, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड है, और ये क्या है, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड है। तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड तो बराबर ही होता है, तो ये जो आपकी एंट्री आएगी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली टैली करेगी। ठीक है, तो कोई बैलेंस की बात मत करना है इसमें कि बैलेंस बच जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल आप लोग याद रखना, डिफरेंस याद रखना। क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे खर्चे इनकम वगैरह होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें ट्रांसफर करते हैं। ओपनिंग एंट्री में हम क्या करते हैं, हम लोग पिछले साल का जो बैलेंस होता है एसेट और लाइबिलिटी का इंक्लूडिंग कैपिटल का, उसको हम करेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, राइट। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला था जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी पढ़नी पड़ती है, तो वो एडजस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो ये थोड़ी सी आपकी लंबी डिस्कशन होगी एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि कई सारी एडजस्टमेंट्स है ना। तो डिटेल लेक्चर में मैंने तो एक एक एडजस्टमेंट का लॉजिक वॉजिक सब बताया था। ऑफ कोर्स अब वैसे ही हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉजिक वॉजिक ज्यादा हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग क्विकली रिकैप करेंगे बस सारी चीजों को। तो अगर आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब परेशान मत होना, अब बस मेरी बात को सुनते रहना और कोशिश करना कि जो भी एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोग रजिस्टर कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, वैसे तो अगर आपने पढ़ाई कर रखी होगी तो आपको ऑलरेडी चीजें आती होंगी। चलिए, जब मैं एडजस्टमेंट्स बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट्स मतलब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन
जो आपके सवालों में ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है, ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होती है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो ये वो चीजें होती है जिसके लिए हमने अपनी किताबों में कोई अभी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं कर रखी, मतलब हमने कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका नहीं कर रखा, तो हमें बिल्कुल नए सिरे से, एक समझ लो एक प्रकार से नई एंट्री पास करके आपकी पूरी इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स का रूल क्या हो गया? एडजस्टमेंट्स का रूल हो गया कि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है, सॉरी बाहर दे रखी है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हमने बोला ये क्या है, इसकी कोई भी एंट्री वेंट्री हमने पास नहीं कर रखी, तो इसके दो जगह इफेक्ट्स आ जाते हैं, इसके 2 इफेक्ट्स आ जाते हैं एज पर डबल एंट्री सिस्टम। और अगर ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इसका एक ही इफेक्ट आता है। ठीक है, तो क्या क्या आपकी एडजस्टमेंट्स होती है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके, क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या हो गई? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको सारी एडजस्टमेंट्स की पता होनी चाहिए कि आपके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या उसका करना है, और साथ में आपको उसकी जर्नल एंट्री भी पता होनी चाहिए कि उसकी आप क्या जर्नल एंट्री करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आपके फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त कहां कहां इंपैक्ट आता है, क्या क्या प्रभाव आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, और कोरस्पॉन्डिंगली जब बैलेंस शीट बनाते हो तो उसको आप एसेट साइड के अंदर दिखाते हो। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो ये भी हम डिस्कस कर चुके। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये हमने परचेज में से एडजस्ट कर रखा होगा, अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, हम लोग खाली इसको बैलेंस शीट में एसेट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है जी। सेकेंड एडजस्टमेंट होती है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री अगर पूछे कोई तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसका आपके जो फाइनल अकाउंट है उसमें क्या प्रभाव आता है? तो एक तो ये डेबिट होता है इन ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज द केस में भी। अगर जो ये खर्चा एक्सपेंस है ये डायरेक्ट का नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि ये लाइबिलिटी भी बन रही है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ जाए तो क्या सर, है ना? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इसका मतलब इसको हम लोग एक्सपेंस में कोरिस्पॉन्डिंगली ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको दोबारा से इसको अपने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना, हमको सिर्फ बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाना होता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट सिमिलरली आपका क्या आ जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस के लिए जर्नल एंट्री क्या करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए बेसिकली एसेट होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है आपके फाइनल अकाउंट्स में? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रिस्पेक्टिव जो भी एक्सपेंस है उसमें से माइनस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। और क्योंकि ये एसेट है तो ये बैलेंस शीट के अंदर जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो एसेट साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो खर्चे में से माइनस हो जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये जो भी रिस्पेक्टिव खर्चे है उसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आपको दोबारा माइनस नहीं करना। तो इसका प्रभाव अगर ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है तो सिर्फ बैलेंस शीट में प्रभाव आता है, यानी बैलेंस शीट में हम इसको सिर्फ एसेट साइड के अंदर एज प्रीपेड एक्सपेंस दिखा देते हैं, सिंपल। अच्छा, सिमिलरली अगला है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो एक्रू हो गई है लेकिन अभी मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुई। ठीक है, मिलना पक्का हो गया बट अभी मिली नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? एसेट है ना? तो एंट्री क्या होगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी पता होनी चाहिए आपको, जो सारी मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूं ये सारी जर्नल एंट्रीज आपके लिए आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको पता नहीं कभी भी सवाल किस फॉर्म में क्या चीज आपसे पूछ ले, सीए लेवल के एग्जाम की बात है ना भाई, क्योंकि आपको सारी चीजें पूरी पिक्चर अच्छे से पता होनी चाहिए, ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, इसलिए यू शुड नो एवरीथिंग। तो प्लीज सारी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो एंट्री क्या बोली हमने एक्रूड इनकम की? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट्स में अकॉर्डिंगली क्या प्रभाव आता है? टू इनकम हो रहा है तो इनकम बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं इसको, या अगर रिलेटेड इनकम ऑलरेडी दूसरी भी आ रही है तो उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम भी आ रहा है, रेंटल इनकम आ रही है आपकी कोई, और साथ ही में आपके एडजस्टमेंट में कोई एक्रूड रेंट की भी बात कर रहा है, तो जो भी रेंट इनकम ट्रायल बैलेंस में आ रही है उसी में हम लोग एक्रूड रेंट को भी ऐड कर देंगे, जिस भी नाम से मतलब होगा। ठीक है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, तो बेसिकली क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और क्योंकि एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी आ जाता है। अच्छा, अगर एक्रूड इनकम सर ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो तो इसका मतलब फिर ये हमारी इनकम में ऑलरेडी एडेड होगा, इनकम में ऑलरेडी एडेड होगा, इसलिए हम लोग
सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड पे। सिमिलरली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम अगर हमें एडवांस में मिल चुकी है तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अपने लिए लाइबिलिटी होती है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इनकम अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब इनकम कम हो रही है, तो अकॉर्डिंगली इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी रिस्पेक्टिव इनकम है उसमें से हम लोग डिडक्ट कर देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और बिकॉज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाना है, पीएनएल में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं लेना। रीजन भी क्योंकि ये ऑलरेडी कोरस्पॉन्डिंगली जो भी इनकम होगी उसमें से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, ऑलरेडी डिस्कस डिडक्ट हो चुका होगा, इसलिए आपको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका प्रभाव नहीं लेना, आपको सिर्फ बैलेंस शीट में उसका प्रभाव लेना है। अच्छा नेक्स्ट तो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 सितारे लगा लो, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। वैसे देखा जाए तो तीनों अलग अलग एडजस्टमेंट्स है, बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है तो मैं क्या करता हूं इनको साथ साथ ही डिस्कस करता हूं, साथ साथ ही पढ़ाता हूं हमेशा, तो वैसे ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, तो बैड डेट्स की बात करते हैं। बैड डेट्स मतलब तो देखो पता होगा, मैं मतलब नहीं डिस्कस करूंगा, मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, आई एम क्वाइट श्योर। तो बैड डेट्स की जनरल एंट्री क्या होती है, वैसे इसकी जनरल एंट्री भी आपको पता होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ी है बैड डेट्स की एंट्री। ठीक है, तो अगर खाली ये बैड डेट्स है, ये आपने एंट्री पास कर दी तो आप क्या प्रभाव लोगे अपने फाइनल अकाउंट्स में, बैड डेट एक नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाओगे, और डेटर में से कम हो रहा है टू डेटर कम हो रहे हैं तो एसेट साइड पे जब मैं अपने डेटर्स लूंगा तो उसमें से ये बैड डेट्स को डिडक्ट कर दूंगा। अच्छा, बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखे हो तो क्या सर, तो इसका मतलब ये हमारे डेटर में से ऑलरेडी कम हो चुके होंगे। ट्रायल बैलेंस मानने का मतलब बैड डेट्स डेटर में से ऑलरेडी कम हो चुके होंगे, इसलिए हम लोग खाली पीएनएल में इसको खर्चे की तरह डेबिट करेंगे, एसेट साइड में डेटर अकाउंट में से उसको दोबारा से माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की क्या जनरल एंट्री होती है, तो देखो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, तो एंट्री हो जाती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक आपका लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मतलब सॉरी इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा इस एंट्री की बेसिस पे, पीएनएल में एक तो डेबिट आ जाएगा डेबिट साइड पे, प्रोविजन क्रिएटेड, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोविजन क्रिएटेड, प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, साथ ही साथ बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में ये डेटर में से डिडक्ट करके दिखाओगे। आपके पास वैसे दो ऑप्शन होते हैं, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है तो या तो आप इसको लाइबिलिटी साइड दिखाओ, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है कि हम लोग इसको डेटर में से ही माइनस करके दिखाएं, हम लोग इसको डेटर में से ही माइनस करके दिखाएं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक बात का, बच्चों के दिमाग में बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि मुझे रिसेंटली पता लगा, रिसेंटली मैंने टेस्ट में देखा कि बच्चों के दिमाग में एक बड़ी मेजर मिसकंसेप्शन है, हम खाली प्रेजेंटेशन के लिए एसेट में से डिडक्ट करके दिखाते हैं प्रोविजन को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई एंट्री पास कर रहे हैं इसकी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ऐसी कोई एंट्री नहीं पास कर रहे हम लोग, ये खाली हम लोग डिस्क्लोजर के लिए करके दिखा रहे हैं। प्रोविजन का अपना एक अलग अकाउंट खड़ा हुआ है, डेटर का अपना एक अलग अकाउंट खड़ा हुआ है, दोनों के अपने अलग अलग अकाउंट अपने अपने खड़े हुए हैं। खाली बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर हम जब करते हैं तो डेटर में से हम लोग प्रोविजन को माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डेटर अकाउंट में इसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये बड़ी भारी मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में। तो अगर आपकी भी है तो प्लीज क्लियर कर लेना, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह की भी है तो उसको भी आप क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर ट्रू फॉल्स में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ गया तो आपके साथ फिर धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजन कोई डेटर में हम क्रेडिट नहीं करते। ठीक है, तो प्रोविजन हम लोग सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं जो हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, और बाकी हम लोग इसकी डिस्क्लोजर करते हैं बैलेंस शीट में, कैसे, वैसे हम लोग डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं, बट आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव है कि आप इसको लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन को दिखा दो। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना प्लीज आप लोग। अच्छा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा हो तो वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। ठीक है, क्योंकि नई प्रोविजन जो भी होती है हम लोग साल के अंत में बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में अगर कोई प्रोविजन आ रहा है तो मतलब बेसिकली वो कहीं ना कहीं पिछले साल का प्रोविजन होगा जो करंट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं, तो इसका मतलब वो एक ओपनिंग बैलेंस होगा प्रोविजन का। ठीक है,
अगर आपके सवाल में सिर्फ प्रोविजन दिखता है आपको ट्रायल बैलेंस में, उसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिखती, तो इस प्रोविजन को भी आप लोग जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें डेटर में से डिडक्ट करके दिखा देना। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है? बेसिकली ऐसा प्रोविजन होता है हम जो बना लेते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा डेटर्स को। जब यहां हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम कौन से डिस्काउंट की बात करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट की कि कैश डिस्काउंट की? द आंसर इज कैश डिस्काउंट की। ठीक है, तो यहां पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो हम बात कर रहे हैं वहां पे हम बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसकी बिल्कुल सेम जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जो आपकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई, सेम ट्रीटमेंट होती है। यानी कि अगर जो आप प्रोविजन बना रहे हो तो उसकी एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। और इसकी डिस्क्लोजर या प्रभाव क्या आएगा आपके फाइनल अकाउंट में? पीएनएल में डेबिट हो जाएगा जो प्रोविजन आपने क्रिएट करा, और टोटल जो आपका प्रोविजन है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का, वो एसेट साइड में क्या करोगे? आप डेटर्स में से डिडक्ट करके दिखाओगे। फिर दोबारा वही बात है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर्स को हम लोग डेटर अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। खाली हम लोग डिस्क्लोजर कर लेते हैं कि भाई डेटर में से हम माइनस करके दिखा दें अपने डेटर्स को। ठीक है, तो प्रोविजन को हम डेटर्स में से माइनस करके दिखा देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम प्रोविजन क्रेडिट कर रहे हैं कोई डेटर अकाउंट में। ठीक है, और ध्यान रखना यहां पे भी जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है ये भी एक लाइबिलिटी है। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो अगेन सेम फंडा, ये आपका कहीं ना कहीं ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगेन वही जो प्रोविजन को आप डेटर में से माइनस करके दिखाओ, तो बस वही इसका आप लोग करोगे। पीएनएल में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब तीनों चीजें आपने पढ़ ली तो अब तीनों चीजों का कंबाइंड आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कि तीनों चीजें अगर साथ में दे रखी हो तो आपको काम कैसे करना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल भी कराया था लेक्चर में, तो आप उसको भी देख सकते हो। लेक्चर ढूंढ लेना, चैनल पे मिल जाएगा आराम से, तो वहां पे आप इसको मिल जाएगा। और मैंने ये भी एडजस्टमेंट्स को भी जो टाइम स्टैम्प है वो सब डाल रखा है लेक्चर में, तो अकॉर्डिंगली आप ढूंढ के एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि कैसे हमें काम करना होता है जब तीनों चीजें हों। तो पहले तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो दिमाग में फिट होनी चाहिए। पहली बात, जो हमने प्रोविजन बोला फॉर डाउटफुल डेट्स, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसको हम लोग बोल देंगे ओल्ड प्रोविजन। तो ये जो बेसिकली जो ओपनिंग प्रोविजन में कह रहा था, इसको हम लोग बोल देंगे ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, अच्छा, न्यू प्रोविजन क्या होगा? क्लोजिंग प्रोविजन, कि क्लोजिंग डेट पे कितनी प्रोविजन होनी चाहिए? प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। एग्जिस्टिंग या ओल्ड बैड डेट्स क्या है? जो बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हो। और फर्दर या न्यू बैड डेट्स क्या है? जो बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हो। तो अगर सारी इंफॉर्मेशन हो, सारी चीज आपको एक साथ दे रखी हो, तो बेस्ट तरीका होता है कि हम एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर अकाउंट बना लें। अब ये बनता कैसे? लाइबिलिटी है, ध्यान रखना, मैंने बोला आपको कई बार कि प्रोविजन एक लाइबिलिटी का अकाउंट है। तो ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाता है बाय बैलेंस बीडी करके। ये कहां से मिलेगा आपको? ट्रायल बैलेंस से। और इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाता है टू बैलेंस सीडी। अब ये क्लोजिंग बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? डेटर अकाउंट लोगे, भाई प्रोविजन किस पे बनेगा? डेटर पे बनेगा, तो जो ट्रायल बैलेंस में डेटर आ रहे हैं वो लोगे, इसमें से माइनस करोगे फर्दर बैड डेट्स, खाली फर्दर बैड डेट्स, जो नए बैड डेट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं, वो बैड डेट्स आप माइनस करोगे। सर पुराने बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स क्यों नहीं माइनस करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुके होंगे, है ना, वो ये वाले डेटर में ऑलरेडी माइनस हो रखे होंगे, हमें सिर्फ नए बैड डेट्स माइनस करना है। तो आपके नेट डेटर आ गए। इस पे आप लोग जो भी रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रोविजन का कितना परसेंट हमें मेंटेन करके चलना है, उतने रेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इससे आपका क्लोजिंग प्रोविजन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और हम क्या करते हैं? बैड डेट्स को हम लोग यहाँ पे टोटल बैड डेट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं प्रोविजन से ही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, और यहाँ पे दोनों भी बैड डेट्स आते हैं आपके, जो एग्जिस्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स हैं वो भी आते हैं, और जो नए बैड डेट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं, दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सब कर आने के बाद आपका जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचता है क्रेडिट साइड पे, इसको हम बोल देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये फिगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप ये अकाउंट बना के इस प्रकार से काम कर रहे हो, तो जो ये फाइनल आंसर आया आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, बस आपको यही पीएनएल में लेके जाना है। बैड डेट्स को मत लेके चले जाना, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आप ले रहे हो उसमें आपका बैड डेट्स का भी इफेक्ट आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपको बैड डेट्स को अलग से लेके नहीं जाना, आपको सिर्फ ये वाली फिगर
जो ये बैलेंसिंग फिगर जो आपने निकाली, यही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर डबल डबल कर लोगे एक ही चीज को काम, तो आपका सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा और लास्ट में ना ही आपकी कोई बैलेंस शीट वगैरह मैच करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रोविजन के अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचने की जगह डेबिट साइड पे यहां पे बच जाए? क्या सर ऐसा भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर यहां पे बैलेंस बचता है डेबिट साइड पे, तो दिस इज अ केस ऑफ एक्सेस प्रोविजन, कि हमने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है। तो इस एक्सेस प्रोविजन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो ये भी हम लिखते तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। यहां पे भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखेंगे और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको दिखा देंगे, है ना। बट इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, जो एक्सेस प्रोविजन है हमारी, उसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का खाता बन जाता है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे निकालेंगे सर? अगर ये भी हमें परसेंटेज में दे रखा हो, ये भी हमें अगर परसेंटेज में बता रखा हो, तो हाउ विल बी कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? तो बड़ा सिंपल तरीका है। डेटर लोगे आप जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसमें से माइनस करोगे फिर से वही फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे। पुराने बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स नहीं माइनस करने, दोबारा बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो रखे होंगे, हमें सिर्फ नए बैड डेट्स माइनस करने। और जो आपने क्लोजिंग प्रोविजन निकाला, जो यहां पे आपने टू बैलेंस ईडी करके ये वाला जो क्लोजिंग प्रोविजन निकाला, ये भी आप माइनस कर दोगे यहां से। ठीक है, तो बच जाएंगे आपके ये जो भी फिगर होगी, इसको मैं बोल देता हूं गुड डेटर्स, अच्छे डेटर्स। ठीक है, तो इन अच्छे डेटर्स पे फिर आप लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो जो भी ये फिगर आएगी, जिसको अगर मैंने ए बोल दिया, तो आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा? ए इंटू रेट अपॉन 100, दिस विल बी योर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने डेटर्स को बैलेंस शीट में दिखाते कैसे हैं? अगर सारी चीजें हो तो बड़े आराम से केयरफुली आप देखो। डेटर सबसे पहले जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो ले लो, इसमें से फर्दर बाय डेट्स माइनस कर दो और क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर दो, तो ये आपके वही गुड डेटर्स निकल गए, अच्छे डेटर्स। लिखने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में गुड डेटर्स, या आपके बस बताने के लिए मैं बोल रहा हूं गुड डेटर्स, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें से आप लोग जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर आपने यहां पे निकाला वो भी माइनस कर देते हो, तो आपका बाहर पे बचा हुआ डेटर का फिगर आ जाती है। ठीक है जी, तो इसी पर आधारित मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आप लोगों को, तो आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, अगर याद है तो वेल एंड गुड, वरना आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए जी, काफी इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट था। आई होप आपको सारी चीजें याद आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन, 9th एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन। तो आप लोगों ने डेप्रीसिएशन का चैप्टर पढ़ रखा होगा। अब तो मैंने डेप्रीसिएशन की रिवीजन वीडियो भी डाल रखी है। तो डेप्रीसिएशन में हमने क्या सीखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट के या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं। या तो हम लोग फिक्स्ड एसेट मेंटेन करते हैं एट ओरिजिनल कॉस्ट, या तो हम लोग फिक्स्ड एसेट मेंटेन करते हैं WDV। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट मेंटेन करते हैं एट ओरिजिनल कॉस्ट, तो हम लोग उस केस में एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। तो दोनों भी तरह के केसेस में हम लोग अपनी फाइनल अकाउंट्स में इसका इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, यानी हमारी फिक्स्ड एसेट जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू WDV पे मेंटेन हो रहे, तो हमारी क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इसका आपका वैसे डेप्रीसिएशन के चैप्टर से पूरा लिंक रहेगा वहां पे भी, क्योंकि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ रखी है। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने की हम क्या एंट्री करते हैं? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो अब इस एंट्री के बेसिस पे खुद सोचो कि आपका फाइनल अकाउंट्स में क्या प्रभाव पड़ेगा। डेप्रीसिएशन खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्चा है। और कोरिस्पॉन्डिंगली क्योंकि हमारे फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हमारे एसेट साइड बैलेंस शीट में जो है प्रभाव पड़ेगा। जो फिक्स्ड एसेट है जो भी रिस्पेक्टिव, उसमें से हम लोग इसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। अगर आपका डेप्रीसिएशन का जो अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस में नजर आए, तो क्या मतलब होता है उसका? इसका मतलब होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही खाली डेबिट करना है। रीजन बीइंग क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट में से ऑलरेडी डिडक्ट हो रखा होगा, तो आपको फिक्स्ड एसेट में डिडक्ट नहीं करना, खाली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखा के चलना है। सिमिलरली आपका सेकंड केस होता है जहां पे आपका फिक्स्ड एसेट जो होता है वो मेंटेन होता है एट ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि हम लोग एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यहां पे आपकी क्या एडजस्टमेंट होती है? एंट्री क्या होती है आपकी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन खर्चा है ना, तो ये तो पीएनएल में चला जाएगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह होगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अपना बैलेंस चलता रहता है और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस जो भी होता है, वो हम लोग डिस्क्लोजर करते वक्त फिक्स्ड एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगेन सेम बात, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई प्रोविजन फॉर डेप को फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। हम खाली डिस्क्लोजर पर्पस के लिए दिखाते माइनस करके, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग अपना अकाउंट मेंटेन होते हुए चलता है और फिक्स्ड एसेट का अपना एक अलग अकाउंट मेंटेन होके चलता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अच्छा, अगर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है, अगर आपका डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का जो बैलेंस है, दोनों का भी जो अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस ही है, वो क्लोजिंग बैलेंस ही है। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है नॉर्मली, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वही क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है तो उसी को हमको डिडक्ट करके दिखाना है अपने फिक्स्ड एसेट में से। ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था, ऊपर वाले केस में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अपने आप बैलेंस निकालना पड़ा था क्लोजिंग का, यानी जो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस गिवन था उसमें हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड किया था, तो हमने इसके बाद निकाला था क्लोजिंग प्रोविजन और इसको हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट में माइनस किया था। बट अगर दोनों भी चीजें आपकी ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही है तो इसका मतलब ऑलरेडी आपकी जो भी एडजस्टमेंट है वो हो रखी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस ही आ रहा है। तो आपको सिर्फ यही काम करना है, जो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसको पीएनएल में डेबिट कर लो, जो प्रोविजन आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसको अपने फिक्स्ड एसेट में से डिडक्ट करके दिखा दो, सिंपल। ठीक जी, हो गया। अच्छा, अगली बहुत ही एकदम फालतू एडजस्टमेंट जो मेरे हिसाब से सोल प्रोप्राइटरशिप में पूछनी नहीं चाहिए बट फिर भी पूछ लेते कभी कभी, है ना, आपके स्टडी मटेरियल में भी दे रखी है तो मैं छुड़वा नहीं सकता, बट बेहद ही इररेलेवेंट, इम्प्रैक्टिकल और बेफालतू की एडजस्टमेंट है। वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे होता है कि आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रखी है, पता ही है ना। पार्टनरशिप अकाउंट्स में समझ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का मतलब है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला एक ही मालिक है, एक ही ओनर है, तो उसको इंटरेस्ट देने का मतलब कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो प्रॉफिट कमा रहा है फर्म कमाई, जो आपकी एंटिटी कमाएगी वो सारी की सारी सोल प्रोप्राइटर की अकेले की होगी, वो कहीं बांटनी थोड़ी ना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई पर्पस ही नहीं है, बट स्टिल आपको अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसका क्या करोगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो एंटिटी के लिए खर्चा होता है, बिजनेस एंटिटी के लिए वो एक खर्चा होता है। तो एंट्री क्या करती है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब वो इंटरेस्ट को कैपिटल में ही डाल देती है, कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है इंटरेस्ट से। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता है और बैलेंस शीट में हम लोग जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें ऐड कर देते हैं इस कैपिटल, मतलब इस इंटरेस्ट को। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो उस केस में आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करना है। सिमिलरली एक और फालतू एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। सेम रीजन से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बहुत ही इररिलेवेंट और बेकार एडजस्टमेंट है, बट है तो आपको आनी चाहिए। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होती है वो बिजनेस एंटिटी के लिए एक इनकम होती है। ठीक है, एक इनकम होती है, अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करते हैं, फिर इनकम है तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से ये जो ओनर है उससे, जो प्रोप्राइटर है उससे चार्ज किया जा रहा है, तो उसका कैपिटल बेसिकली हम लोग कम कर देते हैं, तो बैलेंस शीट में हम इसको डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा सर, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपकी ट्रायल बैलेंस में नजर आए तो इसका मतलब ये कैपिटल में से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है, आपको सिर्फ इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाना है। नेक्स्ट होता है आपका लॉस बाय फायर, यानी अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस, तो यहां पे दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं, ये तो या तो मतलब लॉस ऑफ एसेट या तो लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ एसेट या लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, राइट। तो दोनों केसेस की आपको एडजस्टमेंट्स पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या करनी है। तो अगर लॉस ऑफ एसेट हुआ है, समझ लो फिक्स्ड एसेट, मशीनरी का कोई नुकसान हो गया आग की वजह से, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो टोटल एग्जाम्पल के हेल्प से मैं बताते हुए चलूंगा। सपोज 10,000 रुपए की मशीनरी हमारी जल गई, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर मशीनरी जली टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो पूरे 10,000 रुपए से हम लोग एंट्री कर देंगे, तो मतलब हम अपनी मशीनरी को, एसेट को 10,000 रुपए से कम कर देंगे। अच्छा, अगर सपोज क्वेश्चन बोले कि 10,000 में से 8,000 रुपए हमें इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल रहा है, 8,000 का इंश्योरेंस क्लेम ने
इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर देते हैं 8,000 रुपए से, लॉस बाय फायर को पूरा उड़ा देते हैं 10,000 रुपए से, जितने का भी लॉस है, और जो 2,000 रुपए है एक्चुअल जो लॉस है, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं एक्चुअली में। तो अगर 10,000 का लॉस हुआ है टोटल, उसमें से 8,000 का तो हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, तो एक्चुअल लॉस तो हमें 2,000 का ही हुआ नेट में, तो फाइनली 2,000 रुपए का जो लॉस है वो ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यानी कि इसका फाइनल अकाउंट में कैसे प्रभाव आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम जो लॉस है उसको दिखाते हो, डेबिट करते हो, है ना। और बैलेंस शीट में एक तो एसेट में से पूरा कम हो जाता है, 10,000 का जितना का एक्चुअल लॉस हुआ है पूरा लॉस आपका एसेट में से कम हो जाता है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना भी है तो एक हमारा एसेट क्रिएट हो गया, क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला है, तो उसको हम लोग एसेट साइड पे दिखा देते हैं 8,000 रुपए पे। ठीक है, तो रिपीट कर लेता हूं क्या क्या करना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम जो लॉस है उसको डेबिट करना है। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में पहले जो भी रेलिवेंट एसेट है, सपोज मशीनरी है तो उसमें से टोटल लॉस माइनस कर देना है, और एसेट साइड में कोरिस्पॉन्डिंगली आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलने वाला है 8,000 रुपए का, उसको भी दिखाना है। तो ये आपको 2-3 काम यहां पे करने होते हैं। अच्छा, वैसे होगा नहीं, मैं बता देता हूं, लॉस बाय फायर की अगर एडजस्टमेंट होगी तो वो अलग से ही दिखाएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं डालेगा। बट फिर भी अगर लॉस बाय फायर आपको ट्रायल बैलेंस में दिख जाए तो आपको क्या करना है, तो जो लॉस आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, जो लॉस आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। और बैलेंस शीट में क्या करोगे, बैलेंस शीट में क्या करोगे, बैलेंस शीट में आपको एसेट में से कम करने की जरूरत नहीं लॉस को, क्योंकि वो ऑलरेडी कम हो रखा होगा। सिर्फ अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी का भी पैसा रिसीवेबल आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो वो आपको अपने एसेट साइड में दिखा देना है, वो आपको एसेट साइड पे दिखा देना है, सिंपल। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि लॉस बाय फायर वो आपको ट्रायल बैलेंस में डाल के देगा, बट इन केस डाल के दे दे तो आपको ये काम करना है। ठीक है, अच्छा, यहां पे भी जो इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम मैंने बोला वो बोला एज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। यहां पे एक केस और भी हो सकता है कि आपका लॉस बाय फायर ऑफ एसेट जो है वो तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है या जो इंश्योरेंस क्लेम है उसकी इंफॉर्मेशन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे, तो क्या, तो सपोज 10,000 रुपए का लॉस बाय फायर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में एसेट का, ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि 8,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलना है हमको, तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग पहले इस इंश्योरेंस क्लेम को इस 10,000 रुपए से एडजस्ट कर देंगे, तो आपके पीएनएल में 2,000 का लॉस आएगा, 2,000 का लॉस आएगा। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग उस केस में उसके बाद क्या दिखा देंगे, अपना इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलना है 8,000 रुपए का, वो एसेट साइड पे दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एसेट में से कम नहीं करेंगे, इस 10,000 रुपए को हम एसेट में से कम नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका हो रखा है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ना। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस 8,000 रुपए को जो लॉस है उसमें से एडजस्ट करके नेट लॉस को पीएनएल में दिखाना पड़ेगा, और एसेट साइड में हमको एक इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलना है रिसीवेबल है वो दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये 8,000 रुपए आपके सपोज ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीवेबल है वो भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है ना। तो 10,000 रुपए अगर आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है लॉस का, और 8,000 रुपए आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी का, तो उस केस में आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये 10,000 रुपए वही डालोगे, और एसेट साइड की जो बैलेंस शीट है, सॉरी बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है आपकी, उसमें ये 8,000 रुपए को अपना इंश्योरेंस क्लेम के अंदर दिखा दोगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना अंदर घुस घास के आएगा नहीं मेरे हिसाब से, बट मैंने आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बता दिए, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या। ठीक है, चलिए, इसी बेसिस पे एक और हमारा आ जाता है लॉस ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ एसेट डिस्कस कर लिया, लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक की एंट्री क्या करते हैं हम पहले, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे हम टोटल लॉस ले लेते हैं, सपोज वही 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए के अगर स्टॉक जल गए मेरे आग में, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हो सकता है हम परचेज अकाउंट में भी कर दें, अगर हमारा ईयर एंड में नहीं हो रहा तो हम लोग हो सकता है, अगर बीच में साल के बीच में हमें रिकॉर्ड करना हो, तो हम साल के बीच में तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते नहीं, तो उस केस में हम परचेज से भी डेबिट कर देते हैं या परचेज से एडजस्ट कर देते हैं। बट वैसे आपके एडजस्टमेंट्स में अगर दे रखा होगा तो आपको इसको ट्रेडिंग अकाउंट से ही एडजस्ट करना है। तो आपकी एंट्री क्या याद रखनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो पूरे 10,000 का यहां पे लॉस आ जाएगा। अब यहां पे भी बिल्कुल डिट्टो सेम वही कहानी है, डिट्टो सेम वही कहानी है। अगर 10,000 में से 8,000 रुपए का क्लेम हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप क्या एंट्री करोगे,
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करोगे 8,000 से, ठीक है। लॉस बाय फायर पूरा 10,000 से खत्म कर दोगे, ठीक है। और जो नेट लॉस हुआ है 2,000 का, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। तो अल्टीमेटली आपके फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट क्या आएगा, फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट आएगा, ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा पूरा 10,000 का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा नेट 2,000 रुपए का लॉस, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी में से इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम रिसीवेबल है वो आ जाएगा 8,000 रुपए का, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा लॉस क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस दिखाना है डेबिट साइड पे नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, और जो क्लेम रिसीवेबल है इंश्योरेंस कंपनी से वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पूरा दिखाना है, ठीक है। क्रक्स आपका ये बन गया। अच्छा, कभी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में कि बताओ हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, अगर स्टॉक का लॉस हो रहा है तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं, टू एसरटेन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस एज इफ लॉस हैड नॉट अकर्ड, एज इफ लॉस नहीं हुआ था, टू इनेबल बेटर एनालिसिस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशन। तो हम अपनी ट्रेडिंग ऑपरेशंस की एनालिसिस अच्छे से कर पाए कि कितनी एफिशिएंट है कितनी नहीं है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। क्योंकि होगा क्या, वैसे मैं नहीं बताऊंगा, वैसे मैं अपनी डिटेल लेक्चर में बता चुका हूं, तो मैं नेसेसरी दोबारा से नहीं बताऊंगा, तो डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हो डिटेल लेक्चर में। बट रीजन आपको क्या याद रखना है कि ताकि हम लोग बेटर एनालिसिस कर पाए अपने ट्रेडिंग ऑपरेशंस की, इस रीजन से हम लोग जो लॉस होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपका लॉस बाय फायर जो स्टॉक का है वो ट्रायल बैलेंस में हो तो क्या, तो सेम वही बात है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा, अगर ये एडजस्टमेंट डालनी होगी तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सवाल डालेगा। बट इन केस हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, तो इन केस अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिख जाए तो आपको जो ट्रायल बैलेंस का लॉस है वो पीएनएल में डेबिट करना है, और कोरिस्पॉन्डिंगली आपका जो इंश्योरेंस क्लेम आ रहा होगा अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, वो भी आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देना है। अब यहां पे भी सेम वे में बिल्कुल सेम कहानी बन सकती है कि हो सकता है कि लॉस को तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए, और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दे, तो क्या करना होगा आपको उस केस में, फिर आपको जो लॉस आपका नेट ऑफ है, चलो इसको 10,000 ले लेते हैं और इसको हम लोग 8,000 ले लेते हैं क्लेम को, ठीक है। तो इस केस में अगर सपोज आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में 10,000 का, और क्लेम आ रहा होगा 8,000 रुपए का एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो उस केस में आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, अगर लॉस आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं करना, क्योंकि वो परचेज में से ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में आता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में उसको नहीं क्रेडिट करते, सेम रीजन से हम लोग अगर लॉस ऑफ स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग इस 8,000 के इंश्योरेंस क्लेम को इसमें से एडजस्ट करके अपने पीएनएल में जो डेबिट करेंगे वो करेंगे 2,000 रुपए, और कोरिस्पॉन्डिंगली इस 8,000 रुपए को हम बैलेंस शीट में लेके चले जाएंगे एसेट साइड पे, ठीक है। हाँ, अगर आपका जो लॉस बाय फायर है स्टॉक का वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो और इंश्योरेंस क्लेम भी आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो, तो फिर आपको ये काम नहीं करना। उस केस में तो जो आपका लॉस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में वही पीएनएल में चला जाएगा। तो अगर 10,000 रुपए आ रहा है आपका लॉस उसमें ट्रायल बैलेंस में, तो पीएनएल में 10,000 ही चला जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो 8,000 रुपए ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो 8,000 चला जाएगा, ठीक है। तो बस ये याद आपको रखना है। नेक्स्ट है आपका गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 13th एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो बाय नेचर ही क्या होती है, अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर रखे हैं तो बाय नेचर दिस इज ड्रॉइंग्स। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऑल्टरनेटिवली आप ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट एक एक्सेप्टेबल जो आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है इसकी, वो क्या होती है, ड्रॉइंग्स टू परचेज। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्रॉइंग्स टू परचेज ही लेके चलना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करोगे, परचेज में से कम कर दोगे, हाँ, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट का रखा है तो आप परचेज में से कम नहीं करोगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको दिखा दोगे, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप परचेज में से ही एडजस्ट करना। और बैलेंस शीट में फिर क्या करोगे, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है अल्टीमेटली, तो जिस प्रकार से आपकी सारी ड्रॉइंग्स कैपिटल में से कम हो जाती है, तो ये वाली ड्रॉइंग्स भी आप अपनी बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल में से कम कर दोगे,
टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, ओके। ये आपके उसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं देगा, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अगर हो तो आपको क्या करना होता है, तो बाय नेचर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट जब हम फ्री सैंपल्स के तौर पे कर रहे हैं तो एक सेल्स प्रमोशन का खर्चा है, सेल प्रमोशन का खर्चा है, तो एंट्री हो जाती है सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां पे भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, बट यहां पे भी मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट मत करना, आप परचेज अकाउंट से इसको दिखा के चलना। तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या क्या होती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको परचेज में से कम कर देते हो, है ना, और अगर आपने जिद में आके ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्रेडिट कर रखा होगा तो आप उसको अकॉर्डिंगली पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा देते हो। और साथ ही में क्योंकि सेल्स प्रमोशन का खर्चा ही एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, लास्ट है आपका सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इसका लिंक है आपके सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का, जो आप अलग से चैप्टर पढ़ते हो उससे लिंक है। तो यहां पे हम क्या क्या करते हैं, जो चैप्टर में आपने उस चैप्टर में सीखा हुआ है वही काम आपको यहां पे करना है। तो हम क्या क्या करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स के केस में, जो अनसोल्ड गुड्स है, सॉरी, जो गुड्स अप्रूव नहीं हुए, जो पेंडिंग अप्रूवल है, उनकी जो सेल्स हम रिवर्स कर देते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स अकाउंट, है ना। और एक इन्वेंट्री विद कस्टमर हम लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देते हैं, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड इफेक्ट देखो क्या होगा आपके फाइनल अकाउंट्स में। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो इन्वेंट्री विद कस्टमर कॉस्ट पे आ जाएगी क्रेडिट साइड पे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आती है उसके नीचे ही आ जाएगी, और साथ ही में क्योंकि आपने सेल्स भी कैंसिल कर रखी है, सेल्स को डेबिट कर रखा है, तो आपके जो सेल्स आ रही होगी उसमें से भी ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज होंगी ट्रेडिंग अकाउंट में। और क्या होगा आपका बैलेंस शीट में, एक तो आपका इन्वेंट्री विद कस्टमर आ जाएगा एसेट साइड पे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक आता है वैसे इन्वेंट्री विद कस्टमर भी आ जाएगा। और क्योंकि आपने सेल्स रिवर्सल के टाइम पे अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को या डेटर्स को कम कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, तो जो डेटर्स होंगे आपके उसमें से भी ये कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपका मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट इंटू जो भी कमीशन का रेट है डिवाइड बाय 100। और अगर ये कमीशन हमें निकालना हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर हमारी क्या एंट्री हो जाती है, नेट प्रॉफिट जो भी है इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, अच्छा, इसकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री होती है मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। तो हम बेसिकली कमीशन को ड्यू कर देते हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। तो मैनेजर कमीशन एक खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, और आउटस्टैंडिंग कमीशन एक लाइबिलिटी हो गई। तो इसकी आप फाइनल अकाउंट्स में क्या डिस्क्लोजर करोगे, खर्चे को, मैनेजर कमीशन के खर्चे को पीएनएल में डेबिट कर दोगे, और जो आउटस्टैंडिंग कमीशन है वो लाइबिलिटी है, वो उस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखा दोगे। अगर मैनेजर कमीशन और जो कमीशन पेबल है दोनों भी चीज आपके ट्रायल बैलेंस में आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, मैनेजर कमीशन जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसको पीएनएल में दिखा दो, और कमीशन पेबल जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो लाइबिलिटी साइड पे दिखा दो बैलेंस शीट के। सिंपल। ठीक है, तो ये आपका पूरा था एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स के सारे। तो आई होप सारे एडजस्टमेंट्स आपको रिकॉल हो गए होंगे और ये पूरा चैप्टर आपको याद हो गया होगा। इसके ऊपर जो भी सवाल है, बड़े छोटे सब सवाल आपको करने हैं, स्टडी मटेरियल के जहां से भी आप कर रहे हो, सारे सवाल जितने ज्यादा हो सके सवाल आप इसके हाथ से जरूर करना विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरे 1 घंटे में हमने क्या किया, पूरे इस चैप्टर को रिकॉल कर दिया, रिवाइज कर लिया, इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो आई होप ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।